नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल का आखिरी महीना, दिसंबर का महीना। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और फिर देखेंगे कि उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के जो क्षेत्र हैं उन पर क्या पड़ेगा। कैरियर, जॉब, बिजनेस, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, घर, जमीन, हेल्थ, प्रेम, शादी, विवाह, सभी जो जीवन के क्षेत्र हैं सभी को हम देखेंगे। तो जैसे ही हम कुंडली पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, द्वितीय भाव भी खाली है, तृतीय भी खाली है। चौथे भाव में वृश्चिक राशि में आपका मंगल, केतु और सूर्य है। अब यहाँ पर जो सूर्य है ना वो 16 तारीख तक है, उसके बाद वो धनु राशि में पंचम भाव में चले जाएंगे। केतु पूरे महीने रहेंगे, मंगल यहाँ पर 8 दिसंबर को आएंगे और पूरे महीने रहेंगे। यहाँ ध्यान वाली बात है कि मंगल जो है अपनी ही राशि में होकर रोचक नाम का महापुरुष योग चौथे भाव में बना रहे हैं, और सूर्य के मतलब लग्नेश के साथ बैठे, तो बहुत अच्छा योग बना हुआ है। इसके बाद ये जो पंचम भाव है यहाँ पर 16 तारीख के बाद धनु राशि में सूर्य आ जाएंगे, और बुध जो है यहाँ पर 10 तारीख के बाद आएंगे, 10 से पहले वो यहाँ रहेंगे बुध। अगर हम ये जो भाव है छठा भाव मकर राशि, 10वां नंबर जो है मकर राशि को दिखाता है, उसमें आपके शनि और शुक्र रहेंगे। शुक्र यहाँ आएंगे आपके 8 तारीख को, और आपके 30 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं, पर वो बकरी हो जाएंगे। 19 तारीख को बकरी हो जाएंगे और 28 जनवरी 2022 तक बकरी रहेंगे। बकरी होने की वजह से आगे जाने की वजह 30 तारीख को वापस जाएंगे धनु राशि में ही। और गुरु की बात करें तो पूरे महीने सप्तम भाव में गुरु रहेंगे, कुंभ राशि में अपने नीच से बाहर निकल कर आते हुए अच्छे हैं। सप्तम भाव में गुरु का गोचर शुभ होता है, और गुरु आपकी कुंडली में पंचमेश भी हैं, तो एक और शुभ परिवर्तन आपके लिए। 8वां और 9वां भाव खाली है। 10वें भाव में राहु है उच्च का, 10वीं का राहु भी अच्छा माना जाता है। एकादश और द्वादश भाव जो है वो खाली है। तो ये रही हमारे ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट पर आते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले लग्नेश की स्थिति देखें तो चौथे भाव में राजयोग में बैठे हुए हैं। राजयोग कैसे? केंद्र और त्रिकोण का स्वामी मिलकर केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाए तो उसको हम राजयोग कहते हैं। तो लग्नेश खुद ब खुद में एक केंद्र और त्रिकोण होता है, वो यहाँ बैठा है केंद्र में, अपने आप में एक राजयोग जैसा है। ऊपर से मंगल के साथ है जो आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, मतलब एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। तो बहुत ही खूबसूरत योग बना हुआ है। कहाँ पर? चौथे भाव में जन्म कुंडली के। तो ये क्या करा सकता है? ये आपको जमीन, जायदाद, रियल एस्टेट से लाभ दिला सकता है, माता से, मातृभूमि से लाभ दिला सकता है। हालांकि घर का जो माहौल है वो थोड़ा सा गर्म रहेगा, गहमा गहमी रह सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है मदर के साथ और पत्नी के साथ या पति के साथ, क्योंकि भाव घर का भी है। अब भले ही वो उसका स्वामी उसमें बैठा हो, पर घर जो है बड़ा सॉफ्ट सी चीज होती है। वहां पर सूर्य, केतु, मंगल ऐसे योद्धाओं का थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस नहीं होता है। पर हाँ, ये जरूर है रियल एस्टेट से लाभ करा सकता है। आप सर्जन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप फिजिशियन हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप आर्मी में हैं, आप मिलिट्री में हैं, आपका लाइजनिंग का काम है, आपका मंगल से जुड़ा हुआ, इंस्ट्रूमेंट से, अग्नि से जुड़ा हुआ कोई काम है, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको हो सकता है। और ये जो क्षेत्र हैं इनमें उछाल आने वाला है, इनके लिए अच्छा होने वाला है। मंगल, केतु, सूर्य कहीं ना कहीं ग्रहण जैसा भी लग रहा होगा कि केतु सूर्य के साथ हैं। तो हाँ, थोड़ा बॉस के साथ, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। पर केतु जैसे होते हैं, जिसके साथ होते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं। और केतु अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे, केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ, तो राजयोग बनाते हैं। तो यहाँ कई सारे राजयोग बने हुए हैं, तो बहुत खूबसूरत ये यहाँ पर योग है। ये घर की शांति के लिए उतना अच्छा नहीं है, अंदर की मन की शांति के लिए उतना अच्छा नहीं है, पर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ला आ सकती है जिसके लिए आपको अथक परिश्रम करना पड़े, बहुत सारी ऑब्स्टिकल भी उसमें आए और आप उसको हैंडल करते हुए आगे निकल जाओ, कुछ इस तरह का है। और घर का जो विवाद है वो रह सकता है, घर में थोड़ी कलहपूर्ण वातावरण भी यहाँ पे रह सकता है। अब यहाँ
सूर्य की दृष्टि जो रहेगी वो दसम भाव पे रहेगी, वो जो कि पद प्रतिष्ठा प्रमोशन को बताती है। और दसम भाव में राहु जो बैठे हैं वो भी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए अच्छे हैं। दसम का राहु बोलते हैं, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। अब ये कहावत है, पर हाँ इसका मतलब यही है कि ऐसा व्यक्ति अगर एफर्ट करता है, अपनी प्रतिभाओं को पहचानते हुए अगर आगे एक एक कदम बढ़ाता है तो काफ़ी ऊपर जा सकता है। देखिए 1000 मील की भी यात्रा है तो शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। आप पहला कदम ही ना लो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहला कदम लोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी, आप उसको सॉल्व करना सीखोगे, फिर दूसरा कदम लोगे, इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। आप छलांग मार दो तब भी गिर जाओगे, क्योंकि आपको उनका आइडिया नहीं है, आपको रास्ते का पता नहीं है। पर धीरे धीरे आगे जो बढ़ता है वो आगे बढ़ ही जाता है। इसके बाद मंगल, सूर्य के बाद मंगल की हमने थोड़ी सी बात की, अब उसकी दृष्टियों की भी बात कर लेते हैं। यहाँ से मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। चौथी दृष्टि जो है वो गुरु पर पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ेगी, और 7वीं दृष्टि ठीक सामने दसम भाव पर, और जो 8वीं दृष्टि है एकादश भाव पर पड़ेगी, अपने शत्रु की राशि पर। बुध जो है उनके शत्रु हैं, तो ये भी सप्तम भाव में भी शत्रु की राशि है। पर चूंकि वहां पर गुरु हैं तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को संभाल लेंगे, इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। खासकर कि अगर आपका गुरु की दशा महादशा है, आपकी कुंडली में भी सप्तम पर गुरु की स्थिति, गुरु की या तो स्थिति है या गुरु की उस पर दृष्टि है, तो कुछ खास नहीं बल्कि अच्छा ही है, मैरिज के लिए बढ़िया रहेगा। हाँ, आपस में थोड़ा आकर्षण बढ़ेगा, पर अगर ऐसा नहीं है तो घर में थोड़ा कलेश वगैरह करा सकते हैं, आपस में थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ईगो को लेकर बात बढ़ सकती है। बात की कौन किसकी बात सही है, ये ना कि ये कि कौन सही है, पर आपको ध्यान देना है, आपको रिश्तों को बना के रखना है, डिप्लोमेसी से, ज्ञान से काम लेना है, दूर की सोच रखनी है, छोटी मोटी बातों में उलझना नहीं है, तो मंगल आपका अच्छा फल देंगे। मंगल की दसम पर दृष्टि अच्छी है। देखिए राहु बैठे हैं तो चीज़ें कुछ ऐसी नहीं रहेंगी कि बहुत ही स्मूथली आपका कैरियर बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे रहेगा, एफर्ट रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, वो सब करेंगे तो फिर अचानक से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि जो कि योग कारक ग्रह हैं, तो जमीन जायदाद से आपका लाभ दिखा रहा है, गाड़ी वगैरह से भी लाभ ही दिखा रहा है। ये जो चौथा भाव है ये घर, जायदाद, जमीन, भूमि, खेत, इन सब का होता है। और आपके केस में खासकर कि मंगल योग कारक है, तो वैसे भी कुंडली में मंगल अगर थोड़े से स्ट्रांग हो तो घर, भूमि, जायदाद, इन सब का सहयोग व्यक्ति को जरूर मिलता है, इसका सुख भी मिलता है। ऐसे लोग अक्सर अपने पिता के, आप कह सकते हैं कि अच्छे रिलेशन रहते हैं, नॉर्मली पिता का सहयोग या पूर्वजों का सहयोग या फादर लाइक फिगर का सहयोग मिलता है। गवर्नमेंट जॉब आदि में भी बहुत अच्छा करते हैं, लॉयल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, और टैलेंट काफ़ी रहता है सिंह वालों के बाद, बशर्ते कि सूर्य अच्छे हों, मंगल अच्छे हों, ये जरूरी है, जो जन्म कुंडली में ही दिख पाएगा। इसके बाद देखिए ये जो भाव है पंचम भाव, इसमें आपका द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी पंचम में आ गया है। द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ गया? पंचम में। एकादश का आया पंचम में। द्वितीय भाव क्या है? आपकी वाणी है। आपकी वाणी का स्वामी पंचम में गया है तो पंचम तो अच्छा भाव है, और अपने से 1 2 3 4 चौथे भाव में केंद्र में गया हुआ है, तो वाणी से लाभ होने वाला है, फैमिली से लाभ हो सकता है, धन का भी लाभ होगा, और उसके लाभ में आपके परफॉर्मेंस का, क्रिएटिविटी का हाथ हो सकता है। फन के लिए भी अच्छा समय है, प्रेम आदि के लिए भी अच्छा समय है। और एकादश भाव का स्वामी भी अपने से सप्तम जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट से, स्टॉक मार्केट से, फ्रेंड्स के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू लाभ होने का चांसेस है, क्योंकि एकादश भाव यही दिखाता है। कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, कोई अवार्ड्स आदि मिल सकता है। यहाँ पर बुध का आना आपकी वाणी की वजह से लाभ को दिखाता है, आपके कम्युनिकेशन की, आपकी क्रिएटिविटी की, आप किस तरह से डील करते हैं, कैसे दूसरों से बात करते हैं, किस तरह से आप प्लानिंग करते हैं, इससे आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। सूर्य यहाँ पर आएंगे 16 के बाद। पंचम में सूर्य का आना संतान को दिखाता है, जो कि पुत्र संतान को दिखाता है। बुध का होना अपने आप में ठीक है, बुध भी यहाँ पर अच्छा करते हैं। पंचम में बुध का गोचर शुभ माना गया है। सूर्य जो है 16 तारीख के बाद आएंगे, गर्म ग्रह हैं, और ये राशि भी गर्म है, धनु, अग्नि तत्व की राशि है। तो ऐसे में जो माताएं बहनें अगर प्रेग्नेंट हैं
तो उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो। अदरवाइज ऐसा कुछ डरने की बात बिल्कुल नहीं है। सूर्य को नमस्कार करते रहें, सूर्य को जल देते रहें, आदित्य हृदय स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करते रहें, सब बढ़िया रहेगा। आपके जो गुरु हैं, पिता समान जो लोग हैं, उनकी रेस्पेक्ट रखें। गवर्नमेंट जो है उसके साथ, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है, टैक्स है, वो सब अपना पूर्ण रखेंगे, सही रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए, ये जो छठा भाव है, इसमें बैठे हैं आपके शनि और शुक्र। अब ये शनि जो है वो सप्तमेश होकर छठे में बैठे हैं, छठे के स्वामी भी हैं। और शुक्र की अगर बात करें तो वो दशमेश और तृतीय भाव के स्वामी हैं। अब तृतीय भाव का स्वामी छठे में दिखाता है काफ़ी सारा एफर्ट, काफ़ी सारी मेहनत, और दशम का स्वामी भी छठे में दिखाता है कि व्यक्ति अपने पद प्रतिष्ठा सम्मान की स्थिति समाज के लिए बड़ा एफर्ट करेगा, बड़ा मेहनत करेगा, बड़ा दिल लगा के काम करेगा और उससे उसको सक्सेस मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो वो तो करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई इजी सक्सेस कुछ आने वाली है तो उसके लिए तो महीना ठीक नहीं है। पर अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपने जी जान एक कर रखा है, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क भी किया है, आप उसके लिए लगे हुए हैं, वास्तव में लगे हुए हैं, बच्चों की तरह नहीं। जैसे बच्चे होते हैं, उनसे पूछोगे कैसी पढ़ाई चल रही है, बहुत पढ़ाई चल रही है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा तैयारी चल रही है। तब जब कि उनकी तैयारी जब एग्ज़ाम से 2-3 महीने ही शुरू होती है, जो सीरियस वाली है, उससे पहले पढ़ाई तो करते हैं पर कुछ पता नहीं चलता कि वो करते क्या हैं। मतलब ना कोई टाइम टेबल है, उस हिसाब से नहीं करते हैं जो होनी चाहिए। एग्जाम के पास फिर रियल पढ़ाई होती है, तभी वो किताबें याद होनी शुरू होती हैं। तो वो पूरी साल अगर करते रहोगे, एग्जाम तो तभी निकलेगा, ऐसे नहीं निकलने वाला। तो वो ज़िंदगी में भी है। अगर काम में कहीं ऊपर जाना है, कुछ करना है, तो उसको सीरियस लेना होगा, तभी कुछ बदलेगा। अगर कुछ नहीं बदला, मतलब अपनी आदतें नहीं बदली, अपना काम करने का तरीका नहीं बदला, और सोचो कि रिजल्ट कुछ अपने आप से बदल जाएगा, तो वो नहीं बदलने वाला। और बदल भी गया तो फिर उसमें आपका क्या श्रेय। थोड़ा मेहनत करके कुछ, उसमें मज़ा भी आता है व्यक्ति को कि भाई आपने मेहनत की, आपने प्लानिंग की, आपने उसके लिए ट्राई किया। बाकी ईश्वर की इच्छा, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म है, तो कर्म तो आपने पूरा किया ना, फिर जो फल है वो तो ईश्वर को इच्छा से देना। इसी को निष्काम कर्म भी कहते हैं। और रेमेडीज के बारे में मैं भी यही कहूँगा कि वो निष्काम ही करनी चाहिए, कर देनी चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा है। तो शनि यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। शुक्र को भी छठे भाव को मैं गोचर ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र जब छठे भाव में होते हैं तो आपको लाभ ही पहुंचाते हैं। हाँ, स्त्रियों से थोड़ा सम्मान के साथ पेश आना चाहिए और मर्यादा का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जब शुक्र छठे भाव में हो। शनि की यहाँ से जो दृष्टियां हैं वो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर, 10वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी। देखिए, शनि छठे के स्वामी छठे में होकर कंपटीशन आदि में विजय दिखा रहे हैं आपको, पर सप्तम का स्वामी छठे में आ रहा है, तो स्पाउस की हेल्थ अगर थोड़ी सी नाजुक है तो उसका ध्यान आपको रखना होगा, उसके लिए बहुत बढ़िया नहीं है। और पार्टनरशिप में आपको वैसे तो लाभ दिखता है, पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि छठे का स्वामी, जो छठे का जो स्वामी है वो सप्तम का भी स्वामी है। इस कारण से ये भी कहें अगर सप्तम का स्वामी छठे में है तो वो गलत नहीं होगा। और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, सेवा का भी है, तो सेवा करना अच्छा है रेमेडी के रूप में। शनि की रेमेडी के रूप में सेवा करना मतलब हेल्प करना, गरीबों की, लंगड़े लूले, ऐसे व्यक्ति जिनको वास्तव में हेल्थ की आवश्यकता है, हेल्प की, वो बहुत बढ़िया रहेगा। शनि के लिए माँ काली की पूजा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी होती है, बजरंगबली की पूजा, सुंदरकांड का पाठ, बाकी उनके बारे में जानना, उनके गुणों को जीवन में उतारना, रियल में उसको फॉलो करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और शनि की दृष्टियां यहाँ से, जैसे हमने कहा अष्टम भाव पर है, तो अष्टम भाव पर गुरु के भाव पर दृष्टि है। गुरु के साथ शनि सम होते हैं, ना शत्रु होते हैं ना मित्र होते हैं। और इस भाव पर उनकी दृष्टि आयु बढ़ाने वाली होती है, आयु को बढ़ाती है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इसमें आपकी रुचि ले जा सकती है। और इन लॉज के साथ रिश्तों में थोड़ा खटपट रह सकती है। मैरिज लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट नहीं है, क्योंकि मंगल की दृष्टि आ गई सप्तम पर और शनि की दृष्टि आ गई अष्टम पर। दोनों ही भाव जो हैं मैरिज लाइफ से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं, तो हेल्थ का ध्यान रखना है। 12वें भाव पर शुक्र शनि की दृष्टि, एक्स्ट्रा खर्च हो सकता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना अब जरूर बनता है, क्योंकि काल पुरुष के चौथे राशि यहाँ पर है, उस पर शनि की दृष्टि, और आपके चौथे भाव में मंगल, सूर्य, केतु। माँ की सेहत का ख्याल रखें। कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन माता से हो सकते हैं, जन्म स्थान से दूर जाने का योग बनता है। शनि की जो दृष्टि तृतीय भाव पर आई है,
ये ठीक है, सिर्फ शनि की दृष्टि है, एक ही मैलेफिक की दृष्टि होने से सिर्फ हार्ड वर्क होगा, मेहनत होगा, कम्युनिकेशन को थोड़ा डिप्लोमेटिक और सॉफ्ट रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आलस्य और एडिक्शन आदि से दूर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में। शनि की और क्या कर सकते हैं ताकि आपके शनि अच्छा फल दें? देखिए, शनि जो है वैसे आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है, मतलब सूर्य और शनि वैसे तो पिता पुत्र हैं पर उनकी आपस में बनती नहीं है। ऐसे में अगर आपको उनके शुभ रिजल्ट लेने हैं और उनकी दशा चल रही है तो सबसे पहला है कि पंक्चुअलिटी हो लाइफ में, टाइम टेबल हो, डिसिप्लिन हो। भले ही दिन खाली हो पर उसका टाइमिंग होना चाहिए, कब क्या करना है आपको पता होना चाहिए, पूरी प्लानिंग होनी चाहिए उसकी। कर्म फल दाता है शनि महाराज, तो कर्म प्रधान ग्रह हैं। हार्ड वर्क हो, मेहनत हो, ऑनेस्टी हो, दूसरों के प्रति श्रद्धा हो, रेस्पेक्ट हो, दूसरों की मदद हो, लाइफ में जीवन में कुछ बढ़ने का, करने का एक जज्बा हो, एम्बिशियस हो। और शनि की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अलग, वो ना हो। नेगेटिव क्या है? पैसेमिज्म। पैसेमिज्म बनाते हैं आपको, नशा है, आलस्य है, इनसे दूर रहना है। शनि गंदगी को भी दिखाते हैं, मतलब साफ सुथरा रहना है आपको। कब दिखाते हैं? जब शनि अच्छे नहीं है। अगर अच्छे हैं तो फिर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर में रहने वाला होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों पे अमल करने वाला होगा, जुए आदि से दूर रहने वाला होगा। और गलत है तो जुए की तरफ ले जाएगा, लक के भरोसे धन कमाने की कोशिश करेगा। पर शनि का आपको अगर फ़ायदा लेना है तो स्मार्ट वर्क कीजिए, आप मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, प्लानिंग कीजिए, चीज़ों को जानिए समझिए, पर इस चक्कर में मत लइए कि कहीं से इजी मनी मिल जाए, तो वो शनि का रास्ता नहीं है। इसके बाद देखिए, शुक्र की बात करते हैं। दसम भाव का स्वामी छठे में है तो मेहनत, हार्ड वर्क तो दिखाता है और कार्य में बदलाव भी आ सकता है। आपके जो छोटे भाई हैं उनके साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखने की आवश्यकता है। छोटे भाई, छोटी बहन, पड़ोसी, उनसे रिश्तों में थोड़ा टकराव की सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। कारण क्या है? तृतीय का स्वामी भी छठे में और तृतीय के जो कारक मंगल हैं वो केतु सूर्य के साथ हैं और तृतीय भाव पर शनि की दृष्टि भी है। और यात्रा करते वक्त ध्यान रखना है, जल्दबाजी में यात्रा नहीं करनी है, छोटी मोटी चोट वगैरह लग सकती है क्योंकि तृतीय भाव यात्राओं का भी है, कम्युनिकेशन का है। अपने कम्युनिकेशन को डिप्लोमेटिक, सॉफ्ट और क्रिएटिव रखने की आवश्यकता है यहाँ पे, क्योंकि 3 मैलेफिक ग्रह देख रहे हैं तो कम्युनिकेशन हार्श हो सकता है। आपके कहने की वजह से आपका ही कोई काम बिगड़ सकता है। तो कई बार तो मौन ही रह जाओ। कई बार बोलते हैं ना, मौन कई बार हजारों शब्दों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे भी कहा गया है कि कुछ लोग सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, उनको पता है ओकेजन है, यहाँ पे बोलना है, ठीक है अपनी बात। पर जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो जो ज्ञानी होते हैं, वो उनके पास बोलने के लिए कुछ होता है इसलिए बोलते हैं। कुछ भी बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका महत्व होता है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। तो वो चीज़ें सीखेंगे आप तो फिर और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए 11वीं राशि काल पुरुष की, कुंभ राशि में गुरु सप्तम भाव में, बहुत सुंदर है, अच्छा रिजल्ट देता है। मैरिज के लिए अच्छा है, आपका रिश्तों के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है। यहाँ से उनकी दृष्टियां भी बहुत अच्छी बन रही, संतान का सुख दिखा रहा है, प्रेम को दिखाता है, क्रिएटिविटी, आपके नाम को दिखाता है, किसी चीज़ को आपके फेम मिल सकता है। यहाँ से आपके कुछ इच्छा पूर्ति हो सकती है जो आप बहुत सारे महीनों से चाह रहे थे, कोई काम जो रुका पड़ा हुआ था, हो नहीं पा रहा था, उसका चांसेस यहाँ पे बन रहा है। आप गुरु की दृष्टि है तो गुरु तो ज्ञान है, आप थोड़ा ज्ञान से, दूरदृष्टि से काम लोगे। देखिए, दूरदृष्टि में और बुद्धि में अंतर होता है। बुद्धि कैलकुलेट बहुत जल्दी करती है, अभी के लाभ को ज़्यादा देख पाती है, फिलहाल में चीज़ों को जल्दी से समझ लेती है। पर गुरु कहते हैं कि समझ तो लिया, ठीक है, बात ठीक है, पर समझने से भी ज़्यादा महसूस करना ज़रूरी है उस चीज़ को, उसके अंत तक जाना ज़रूरी है। पूरी किताब पढ़ ली, ठीक है, याद कर ली, उसका जो एसेंस है वो हो सकता है उन शब्दों में ना हो, उन शब्दों के मिला के कुछ निकलेगा, वो उसका एसेंस होगा। वो गुरु होते हैं। तो वो चीज़ आप समझने की कोशिश करोगे, पर्दे के पीछे जानने की कोशिश करोगे और आगे की सोच जो है आपके अंदर रहेगी। असली खुशियाँ जो होती हैं उसको पहचानने की कोशिश करोगे। बुध जो है कई बार व्यक्ति को लालच में डाल देता है, पैसे के पीछे। बुद्धि से तो ऐसा ही लगता है सब कुछ पैसे से हो रहा है, हो सकता है, पर वास्तविकता यही है कि पैसा आपकी ज़िंदगी को चला रहा है, पर ज़िंदगी का मकसद नहीं है। ज़िंदगी पैसे के बिना नहीं चल सकती, पर ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली है कि सिर्फ आप चलते रहो या चलाते रहो। उसका
उसका जो वास्तविक जो गोल है वो कुछ और ही है, वो गुरु समझाते हैं, या आप कह सकते हो जिसके गुरु अच्छे हैं वो इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो यहाँ ये गुरु आपको उन चीज़ों का एहसास अवश्य कराएंगे। गुरु की वजह से जो हमने बताया था कि भाई बहन उनके साथ कम्युनिकेशन पर जो नेगेटिव असर आ रहे हैं उस पर एक पॉजिटिव दृष्टि गुरु की आ रही है। तो ऐसे में अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छे हुए या उनकी दशा महादशा चलती हुई तो वो चीज़ें आप पे लागू नहीं होंगी, आपका कम्युनिकेशन फिर भी बेटर रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत गड़बड़ तो रह सकती है भाई बहनों के साथ, थोड़ा बहुत चांस रहेगा, पर अगर गुरु आपकी कुंडली में ठीक है तो कुछ खास नहीं रहेगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो वाली बातें आपके लिए लागू हो सकती हैं या होंगी ही, डिपेंडिंग अपॉन जन्म कुंडली। गुरु की बारे में भी बात हो गई। बाई चांस गुरु आपके अच्छे नहीं है तो क्या करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें, और जो स्पिरिचुअल प्लेस है, ऑस्पिशियस प्लेस है, कोई शुभ जगह जिसको हम मानते हैं, उन चीज़ों का सम्मान करें। वहाँ पर कुछ मदद भी कर सकते, जैसे मंदिर है वहाँ पर साफ़ सफाई में आप हाथ बटा सकते हैं, लाइटिंग में कुछ हाथ बटा सकते हैं, फिजिकल हेल्प कर सकते हैं, धन से हेल्प कर सकते हैं। वहाँ कोई पंडित जी वगैरह हैं जो अपने काम को निष्काम भाव से करते हैं तो उनकी आप कुछ मदद कर सकते हैं, उससे आपके गुरु अच्छे होंगे। फिर गुरु ज्ञान भी है, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि अगर तू बहुत बड़ा पापी भी है तब भी इस ज्ञान रूपी नौका में वो ताकत है कि वो तुझको पार लगा सकती है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि बुरा करने वाला ज्ञान अर्जित कर लेगा तो पार निकल जाएगा, बिल्कुल गलत, 100% गलत। बात यह है कि जो वास्तव में ज्ञान को समझ जाएगा वो रियलिटी में उस बुरे से अच्छा हो जाएगा, उससे ऊपर उठ जाएगा, वो वैसा रहेगा ही नहीं, वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। यही एक कारण होगा कि वो पार हो जाएगा, तर जाएगा, वो ईश्वर के समीप पहुंच जाएगा। ज्ञान अपने आप में आपको कोई मुक्ति नहीं देता, ज्ञान आपको रियलिटी को फेस कराता है, आप अपने आप में जान पाते हैं तो वो अपने आप ही उससे आपसे वो सब छूट जाता है, क्योंकि अब ज्ञान आ गया है ना। जब प्रकाश आ गया है तो अंधकार कैसे रह सकता है, इस तरह से है। तो गुरु की ये भी रेमेडी है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय अस्तो माँ सद्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। इस जो श्लोक है ओम शांति शांति शांति, हमारे वेदों का जो श्लोक है, इसमें गुरु की सारी रेमेडी छुपी हैं। मेन रेमेडी जो है ज्ञान की तरफ जाना, प्रकाश की तरफ जाना, अमृतत्व की तरफ जाना। अब यहाँ ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान ज़्यादा है, और बाकी जो दुनिया का ज्ञान है उसके लिए भी गुरु रेस्पॉन्सिबल होते हैं। गुरु कुंडली में अच्छे हो तो धन, बच्चे, रेस्पेक्ट वो सब भी मिलता है, और रियल ज्ञान जो है उसमें भी आपको हेल्प होती है। गुरु के बाद जो बच्चे आपके राहु बच्चे और केतु भी बच्चे हैं, उनके बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है। राहु 10 में तो कुंडली बहुत बढ़िया मानते हैं, जन्म में हो तो, और गोचर में भी हो तो भी राहु अच्छे मानते हैं। यहाँ तो फिर वो अपने उच्च की राशि में राहु बहुत बढ़िया फल दे रहे हैं। हालांकि जिसकी राशि में है वो छठे में जा रहा है तो थोड़ा ऑब्स्टिकल रहेंगे, थोड़ा हार्डवर्क रहेगा, थोड़ा मेहनत रहेगा कार्य के क्षेत्र में। राहु यहाँ से आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान को बढ़ाने वाले होंगे, फॉरेन लैंड में आपको अच्छा रहेगा, बाहर विदेश जाने के यहाँ से आपके वो योग बनाएंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ, पड़ोसी आदि से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, और लाभ जो होगा ना वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो। हाँ, नेटवर्क बहुत बढ़ सकता है, फेम आपको मिल सकता है, शक्ति आपके पास आ सकती है, खर्चा भी थोड़ा रहेगा। ये राहु यहाँ पे कर रहे हैं। बाय चांस राहु उतने अच्छे नहीं है तो क्या करें, माँ दुर्गा की पूजा करें, ओम दुम दुर्गाय नमः, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके साथ साथ जो राहु केतु है ना, ये हमारे अंदर के लाभ, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार, मद, मात्सर, ये सब जो चीज़ें हैं वो राहु दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें सब में होती हैं, होनी भी चाहिए। अगर आपके अंदर डर ना हो बिल्कुल भी तो आप तो मतलब डरोगे नहीं, किसी के भी सामने आ जाओगे, गाड़ी के सामने आ जाओगे तो डर भी ठीक है, फियर जिसको हम बहुत नेगेटिव इमोशन है, पर वो भी होना चाहिए। लालच भी ज़रूरी है, आप सब कुछ दान कर दोगे एकदम बिना सोचे समझे तो एक लिमिट में वो चीज़ें आपके अंदर है, क्योंकि वो होनी चाहिए। तामसिक गुण भी जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए, नहीं तो आप रहोगे ही नहीं, टिकोगे ही नहीं। पर जब वो आपको कंट्रोल करने लगे फिर दिक्कत हो जाती है, तब वो राहु केतु हो जाते हैं। बोलते हैं ना कि राहु और जो केतु हैं वो सूर्य चंद्रमा मन और आत्मा पे ग्रहण लगा देते हैं। तो जब वो लगाने लगे इसका मतलब राहु केतु कुंडली में अच्छे नहीं है। क्या है तरीका, ग्रहण हटाओ, ज्ञान बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, डिवोशन बढ़ेगा जीवन में, तभी वो राहु केतु हटेंगे।
कार्मिक रूप से भी उनका हटना जरूरी है पूजा पाठ के साथ साथ, क्योंकि पूजा पाठ करते हुए अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, कोई ना कोई लिंक तो मिस हो रहा है, ये समझ लीजिए आप। तो ये राहु की रेमेडी हो गई आपकी। केतु स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, अध्यात्म को दिखाते हैं। केतु वो ग्रह हैं जो कहते हैं यार इन सब बातों में पढ़ना ही क्या है, जब एंड में मोक्ष ही लक्ष्य है तो सीधा मोक्ष की तरफ चलो ना। केतु आपको बताना चाहते हैं कि देखिए ये दुनिया, ये काम, ये वास्तव में इसका इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है। सब लोग आए, करोड़ों लोग आए यहाँ पर, और सिकंदर भी आए, कलंदर भी आए, न कोई रहा है न कोई रहेगा। कहने का मतलब है वो आपको कुछ और देखना चाहते हैं कि इसकी रियलिटी कहीं वो तो नहीं है जिसके बारे में हम सोचना ही नहीं चाहते, या जिसको वास्तव में थोड़ा बहुत छिपाया भी जाता है दूसरे लोग, क्योंकि उनका लाभ उसी में है कि आप इसी में लगे रहो। उनका लाभ जिसमें है वो आपको वही दिखाएंगे ना कि वो जिसमें आपका लाभ है। तो केतु आपको डिफरेंस ऑफ थॉट दिखाना चाहते हैं, जमाने की सोच से कहीं अलग ले जाना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर देते हैं। और अक्सर जिनका केतु अच्छा भी होता है उनसे लोगों की मैच नहीं होती थॉट्स। बुरा होता है उसकी तो होती नहीं है, वो भी अलग ही पोस्ट पे चले जाते हैं, अलग ही रास्ते अच्छे से भी नहीं होती हैं, क्योंकि कॉमन लोग नॉर्मली केतु के पाथ पे नहीं चलते हैं। तो केतु में लोग भगवत गीता, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म और भी बहुत तरह की ऐसी ऐसी चीज़ों में, क्योंकि उनको उस अनजान की, उस अज्ञात की तलाश रहती है जिसके बारे में कोई बात करता ही नहीं है। क्योंकि उसके बात करेंगे तो जो मास ऑफ द पीपुल है, जो दुनिया के जो लीडर्स हैं, जो चाहते हैं, जो उनका एम है, वहाँ से आप हटते हैं। तो केतु आपको उस तरफ ले जाते हैं। केतु की रेमेडी क्या है? भगवान श्री गणेश जो ज्ञान स्वरूप हैं उनकी पूजा करना। और केतु के लिए हम मछलियों से भी जोड़ते हैं। भगवान श्री विष्णु का जो मत्स्य अवतार है तो मछलियों को थोड़ा दाना डालना। कुत्ते को भी हम केतु से जोड़ते हैं, तो कुत्ते को आप रोटी दे सकते हैं। वैसे भी हमको गाय, कुत्ता और कौआ, इनको घर की पहली रोटी वो थोड़ा सिंबल के लिए, क्योंकि याद भी रहे, देनी चाहिए। उनका थोड़ा ख्याल हमको जरूर रखना चाहिए। चींटी है, कौआ है, जो है आसपास के पेड़ पौधे, ये सब पर्यावरण, प्रकृति, इसका हमको ख्याल रखना चाहिए। पानी, हवा, सभी का। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे ग्रह खराब हो ही जाएंगे, भले ही अच्छे भी हों, क्योंकि संसार क्या है? कर्म प्रधान है। कर्मंडे वाधिकारस्ते, कर्म हमारे हाथ में है और संसार कर्म प्रधान है। तो अच्छा कर्म कीजिए, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमारा केतु का भी हो गया, सारे ग्रह हो गए। अब बात कर लेते हैं इस महीने की कुछ तारीखें जो शुभ हैं। जैसे कि शादी के लिए ना पहली तारीख, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख जो है वो अच्छी है। गाड़ी वगैरह, गाड़ी से संबंधित कोई काम हो तो उसके लिए 2, 8, 9, 13, 19, 22, 27, 29, 31 ये तारीखें अच्छी हैं। और घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम है तो उसके लिए 3, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29 और 30 ये तारीखें इस महीने की शुभ तारीखें हैं। इसके बाद आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों पर। देखिए 2 तारीख को गुरुवार को, गुरु पूर्णिमा नहीं है, 2 तारीख को गुरुवार को मासिक शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 4 तारीख को शनिवार को अमावस्या है, मार्गशीर्ष अमावस्या है। 14 तारीख को मोक्षदा एकादशी है। 16 तारीख को गुरुवार को धनु संक्रांति है और प्रदोष व्रत है। 19 तारीख को रविवार को हमारा पूर्णिमा का व्रत है। 22 तारीख को बुधवार को संकष्टी है। जिन लोगों को राहु केतु की कोई प्रॉब्लम है तो 22 नंबर राहु का होता है और बुधवार भी दिन राहु केतु से जुड़ा है। संकष्टी जो है वो भगवान श्री गणेश से है, तो इस दिन का व्रत बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ 30 तारीख को गुरुवार को सफल बनाने वाली एकादशी है और 31 तारीख को शुक्रवार को प्रदोष व्रत है। ये सारे जो व्रत हैं उनके बारे में पढ़ना, उनसे जो मिलने वाली शिक्षाएं हैं उनको जीवन में आत्मसात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रहा मेरा सिंह राशि के लिए जो इस साल के आखिरी महीने का जो राशिफल है वो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।